कैसे हैं दोस्तों? आज से 2400 बरस पहले 2400 years बैक हिंदुस्तान की एक बड़ी सल्तनत मगध थी जिसमें नंदा खानदान का राज था, इसीलिए इसे नंदा राज या नंदा अंपायर भी कहते थे। इस सल्तनत की हदूद ईस्ट में, मशरिक में, बंगाल से लेकर मगरिब में, पंजाब तक फैली हुई थी। ये इतनी ताकतवर अंपायर थी कि सिकंदर यूनानी जैसा माहिर कमांडर भी इस पर हमले की जरूरत नहीं कर सका था। 325 BCE में जब सिकंदर आजम की फोर्सेस ने राजा पोरस को तवील और थका देने वाली लड़ाई के बाद शिकस्त दी, तो वो इसी नंदा अंपायर की सरहद तक पहुंच चुके थे। दरमियान में दरिया ब्यास बहता था और इसके पार यही सल्तनत थी, नंदा अंपायर थी। सिकंदर यूनानी तो तैयार थे कि वो इस पर हमला कर दें, कब्जा कर लें, लेकिन उनकी फौज में बगावत फूट पड़ी क्योंकि वो राजा पोरस से ही इतनी मुश्किल लड़ाई जीते थे कि अब वो किसी इससे भी ताकतवर राजा से लड़ने को तैयार नहीं थे। अलेक्जेंडर ने जब अपनी फौज में बगावत के ये आसार देखे तो दरिया ब्यास के किनारे से दूर से ही नंदा अंपायर को देखकर अपने ईरानी मरकज पर्सिपोलिस की तरफ सफर शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये ताकतवर नंदा अंपायर जिससे सिकंदर आजम भी नहीं टकरा सके थे, इसे एक अंदर के भेदी ने न सिर्फ गिरा दिया बल्कि इसकी जगह इससे भी ताकतवर एम्पायर कायम करके दिखाई। इस अंदर के भेदी का नाम था चाणक्य आचार्य। चाणक्य ही को दोस्तों विष्णुगुप्त और बाज़ चाणक्य भी कहा जाता है। मैक्यूरस फेलोज चाणक्य का शुमार इंसानी तारीख के अजीम तरीन और सबसे पहले पॉलिटिकल फिलोसफर्स में होता है। कुछ मुअर्रिखीन तो इन्हें पहला हिंदुस्तानी पॉलिटिकल थिंकर भी मानते हैं। कहते हैं कि वो पहले शख्स थे जिन्होंने तमाम हिंदुस्तानियों को एक कौम और हिंदुस्तान को एक मुल्क बनाने का तसव्वुर पेश किया था। उन्होंने सियासत और रियासत के हवाले से एक यादगार ज़माना किताब अर्थशास्त्र भी लिखी। लेकिन किताब से आप आजकल की पेपर बैग या हार्ड कवर बुक्स को जहन में मत लाइएगा, बल्कि कदीम ज़माने को अपने जहन में रख कर सोचें। वो लोग किसी भी मटेरियल को, जैसा कि पत्ते और खालें वगैरह, उन्हें साफ करते थे, उन्हें हमवार करते थे और लिखने के काबिल बना लेते थे। फिर किसी भी तीखी नोकीली चीज़ से इस पर अपने ख्यालात खुरचते जाते थे। बाज़ औक़ात इस खुरचन में रंग भी वो लोग भर दिया करते थे। कदीम ज़माने में लोग रंग बनाने के लिए इंसेक्ट्स से, हशरातुल अर्ज़ से, फूलों फलों से और मिनरल्स का इस्तेमाल किया करते थे। इन्हें पीस कर वो रंग बनाते थे। कुछ सिविलाइजेशंस जैसे कि चीन में लकड़ी की बारीक खपचियों पर भी तहरीर लिखी जाती थी। फिर इन तमाम छोटी छोटी लकड़ियों को या खाल के टुकड़ों को बांध कर जोड़ दिया जाता था और ये एक किताब तैयार हो जाती थी। ये इतना मुश्किल काम था कि हज़ारों सैकड़ों मील पर कहीं कोई एक शख्स या एक इदारा ऐसा मिलता था जो किताबें लिखता हो या जमा करता हो। इसीलिए इन किताबों, जो कि बेसिकली स्क्रोल्स थे और उर्दू में जिन्हें मखतूतात कहा जाता है, वो इनकी बड़ी अहमियत होती थी और इनकी बड़ी हिफाजत की जाती थी। अक्सर राजे महाराजे इसकी सरपरस्ती करते थे। तो खैर दोस्तों, इसी तरह चाणक्य आचार्य ने आज से 2300 साल पहले ये किताब, ये स्क्रोल्स अर्थशास्त्र लिखी थी। और आपको बताएं कि मालूम इंसानी तारीख में पॉलिटिक्स और स्टेट क्राफ्ट पर ये सबसे पहली डिटेल्ड और मुकम्मल किताब थी। लेकिन चाणक्य की वजह शोहरत सिर्फ ये किताब नहीं, बल्कि इस किताब के साथ वो अज़ीमुश्शान सल्तनत थी जिसे तारीख में मौर्यन अंपायर के नाम से याद किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य इसके बानी थे और इस सल्तनत के एक हुक्मरान अशोका द ग्रेट का नाम तो शायद ही कोई दुनिया में शख्स हो जिसने ना सुना हो। तो दोस्तों, चाणक्य की कहानी कुछ यूँ है कि वो 375 BCE के आसपास कहीं पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए इसका ठीक अंदाज़ा तो किसी को नहीं। हाँ, बुद्ध रवायात हैं कि वो पाकिस्तानी पंजाब के इलाके तक्षला में पैदा हुए, वही जगह जिसे आज टेक्सला कहा जाता है। जबकि एक जैन मत रवायत के मुताबिक वो जनूबी हिंदुस्तान, साउथ इंडिया में चांका नाम के गांव में पैदा हुए थे। चाणक्य के वालिद का नाम चनैन और वालदा का नाम चंदसूरी था। दोनों ब्राह्मण थे और जैन मत मजहब के मानने वाले थे। जैन मत हिंदुस्तान का दोस्तों एक बहुत कदीम मजहब है जिसमें ज़ात पात का सिस्टम वैसा ही है जैसा कि हिंदू धर्म में होता है। बस फ़र्क ये है कि जैन मत में पर्सनल गॉड, एक पर्सनैलिटी वाला खुदा नहीं होता, बल्कि रूहें पाकीज़गी इख्तियार करते हुए साइकिल्स में खुदा के दर्जे तक पहुँचती हैं। इस मजहब में जानवर तक को मारना जायज़ नहीं समझा जाता है। इसमें अहिंसा होती है, यहाँ तक कि मक्खी मच्छर को भी एहतराम दिया जाता है। ये इनकी फ़िलॉसफी की हद तक। तो बहरहाल दोस्तों, लेजेंड है कि चाणक्य की पैदाइश के चंद दिन बाद जैन मत के कुछ रहनुमा उनके घर आए। उन्होंने देखा कि नन्हे चाणक्य के मुंह में एक दांत पैदाइशी तौर पर मौजूद है। हालांकि बच्चों के दांत तो पैदाइश के आपको पता है कुछ अरसे बाद निकलते हैं।
اب یوں تھا کہ اس زمانے کی تہمات میں سے ایک یہ تھی کہ جو بچہ منہ میں دانت لے کر پیدا ہو وہ شاید راجا بنتا ہے۔ سو جوگیوں نے بھی یہی پروڈکشن کر دی۔ اس پیشگوئی سے چانکیا کے ماں باپ گھبرا گئے۔ وہ دونوں انتہائی سادہ اور مذہب سے والہانہ محبت کرنے والے برہمن تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو راجا نہیں، ایک مذہبی پیشوا بنانا چاہتے تھے، ایک نامور مذہبی رہنما بنانا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے پروہتوں کو اپنی پریشانی بتائی تو ان لوگوں نے بچے کا وہ دانت توڑ دیا۔ پھر انہوں نے پیشگوئی کی کہ یہ بچہ اب راجا تو نہیں بنے گا، البتہ راجا کا استاد ضرور بنے گا، مطلب کنگ نہیں، کنگ میکر ہو سکتا ہے۔ اس پیشگوئی سے چانکیا کے والدین مطمئن ہوئے یا نہیں اس کا لیجنڈ میں کوئی ذکر نہیں، نہ ہی اس بات کا ذکر ہے کہ جو پیدا ہوتے ہوئے ہی دانت کی لیجنڈ ہے وہ پیدا ہونے کے بعد دانت توڑنے سے کیسے ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ پیدا تو وہ ہو چکا۔ خیر دوستو، یہی روایت ایک اور طرح سے بھی ہمیں ملتی ہے کہ چانکیا کا دانت جین مت کے رہنماؤں نے نہیں توڑا تھا، بلکہ یہ کارنامہ انہوں نے خود اپنے لڑکپن میں کسی وقت انجام دیا تھا۔ وہ ایسے کہ بچپن میں ان کی ماں نے ان کے سامنے والے 2 دانت پھوٹتے دیکھ کر کہہ دیا کہ میرا بیٹا تو راجا بنے گا۔ اس کے ساتھ ہی ماں کے منہ سے نکلا کہ راجا بن کر میرا بیٹا ماں کو بھول جائے گا۔ اتنا کہا اور ماں کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ننھے چانکیا کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے اینٹ اٹھائی اور اپنے سامنے کے دونوں دانتوں پر مار مار کے منہ سجا لیا۔ دانت منہ کے اندر اس کے جا گرے، اس نے تھوک دیے۔ پھر اس نے ماں کو گلے لگایا اور کہا، اب نہ میرے سامنے کے دانت، نہ میں راجا بنوں گا اور تجھے بھولوں گا بھی نہیں، اب سب سیٹ ہے۔ چانکیا جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے دوستوں، ان میں ضدی اور اکھڑپن جنم لیتا گیا۔ ایک بار ان کے پاؤں میں کانٹا چبھا تو انہوں نے اس جگہ موجود تمام کانٹوں والے پودے جڑوں سے اکھاڑ پھینکے۔ پھر وہاں انہوں نے ایسا بندوبست کیا کہ دوبارہ کوئی کانٹوں والا پودا وہاں اگ ہی نہ سکے۔ چانکیا کی پیدائش کہاں ہوئی اس پر تو اختلاف دوستو ہے، مگر اس بات پر تاریخی طور پر کوئی اختلاف نہیں کہ ان کی جوانی کا زیادہ عرصہ ٹیکسلا ہی میں گزرا۔ اسی شہر میں انہوں نے اپنی مذہبی تعلیم بھی حاصل کی۔ اپنے علم اور عبادت کی وجہ سے وہ مذہب پسندوں میں بہت مقبول بھی ہو گئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو بھی اس دور میں تعلیم تھی وہ کچھ عرصہ ٹیکسلا میں پڑھاتے بھی رہے۔ یہی وہ وقت تھا 327 BCE جب اسکندر یونانی پرشین امپائر اور افغانستان کا علاقہ بکٹریا فتح کرتے ہوئے پنجاب میں داخل ہوئے۔ ٹیکسلا بھی اسکندر یونانی کی فورسز کے راستے میں پڑتا تھا، تو غالباً چانکیا نے بیرونی لشکر کے ہاتھوں اپنے لوگوں کی تذلیل ہوتے دیکھی، لوگوں کو تباہ ہوتے دیکھا، املاک تباہ ہوتے دیکھی تھی۔ اسی سے ان کے دل میں غیر ملکی حملہ آوروں سے نفرت اور اپنے ملک کو مضبوط بنانے کا جذبہ غالباً پیدا ہوا تھا۔ اسکندر اعظم کے اس حملے کے وقت پنجاب میں ٹیکسلا کا علاقہ راجا امبی کے ماتحت تھا۔ راجا امبی نے اسکندر اعظم کی طاقت سے ٹکرانے کے بجائے صلح کر لی تھی اور ریاست سرنڈر کر دی تھی۔ راجا امبی کی ریاست اور فوجی طاقت کا اسکندر یونانی سے کوئی میل نہیں تھا، اس نے صلح کر لی، لیکن اس سے آگے جہلم کے راجا پورس نے الیگزینڈر کے جاؤ جلال کو جوتے کی نوک پر رکھا تھا اور ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ پورس کی صف بند فوج کے سامنے اسکندر یونانی کی فورسز کو مہینوں انتظار کرنا پڑا کہ موسم اور حالات ان کے فائدے میں ڈھل جائیں۔ اس کے بعد پھر ایک زبردست جنگ ہوئی، دی بیٹل آف جہلم، جس میں راجا پورس کے بیٹے بھی مارے گئے اور وہ بھی زخمی ہو کر گرفتار ہو گئے۔ چانکیا یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، نوٹ کر رہے تھے اور سیکھ رہے تھے کہ اگر ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی جگہ ان سب کو ملا کر ایک بڑی ریاست قائم کر دی جائے تو پھر کوئی بیرونی حملہ آور ہمارے علاقوں پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اپنے لوگوں کی تقسیم اور کمزوری کو ختم کرنے کے لیے ان کے ذہن میں ایک ایسا نقشہ ابھرنے لگا تھا جس میں ایک متحدہ یونائٹڈ ہندوستان ہو اور اس پر ایک طاقتور راجا بڑے ٹھاٹ سے بیٹھا انصاف کر رہا ہو۔ اسی خاکے کو ذہن میں رکھ کر وہ مغرب میں ویسٹ میں مگدھ کے دارالحکومت پاٹلی پتر پہنچ گئے، جو کہ آج پٹنہ ہے۔ مگدھ کا نندا راج راجا پورس اور راجا امبی دونوں سے بہت بڑا تھا، طاقتور تھا۔ شاید اسی لیے وہ اس کے راج میں آئے تھے اور ساتھ ہی یہاں کے سب سے بڑے مذہبی تعلیمی مرکز سے علم بھی حاصل کرنا ظاہر ہے ان کی خواہش تھی۔ چانکیا جب پاٹلی پتر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ راجا تو طاقتور ہے مگر راجا دھن نند کی رعایا ان سے خوش نہیں ہے۔ راجا نے اپنی رعایا پر بہت زیادہ لگان لگا رکھا تھا اور جو کوئی لگان دینے سے، ٹیکس ادا کرنے سے انکار کرتا تھا یا کم دیتا تھا اس پر راجا ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ یہ نقشہ چانکیا کے تصور ریاست کے مطابق نہیں تھا۔ وہ بطور مذہبی لیڈر راجا کے دربار میں پہنچے۔ راجا اس وقت برہمنوں میں پیسے اور اناج وغیرہ بانٹ رہے تھے اور اس عمل کو ہندی میں دان دینا کہا جاتا ہے۔ دربار میں موجود برہمن لائن میں لگ کر دان وصول کر رہے تھے۔ چانکیا بھی اسی لائن میں کھڑے ہو گئے اور جب ان کی باری آئی اور راجا دھن نند نے انہیں بھی دان دینا چاہا تو انہوں نے راجا کو احساس دلانے کے لیے کہا،
राजा रे राजा, दुखी तेरी प्रजा, तू काहे का राजा। वो बोले, मुझे बताओ मैं एक ऐसे राजा से दान क्यों लूं जिसके लोग उसके जुल्म से तंग हैं। अब राजा को बहुत जिल्लत महसूस हुई। उसने चाणक्य को दरबार से उसी वक्त निकल जाने का हुक्म दे दिया। इसके जवाब में चाणक्य ने भी धननंद को धमकी दे डाली। उन्होंने कहा, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हारी सल्तनत की जगह इससे भी अजीम सल्तनत खुद खड़ी न कर लूं। चाणक्य चूंकि मजहबी पेशवा थे तो उन्होंने रिवाज के मुताबिक सर मुड़ाकर सिर्फ एक चोटी बढ़ा रखी थी। इस चोटी को तकद्दुस की अलामत समझा जाता था और खोला नहीं जाता था। आप यूं समझिए कि जैसे पगड़ी जब तक बंधी हुई है तो वो सर का ताज है, खुल गई तो वो चादर है, पगड़ी नहीं रही। सो यही मामला चोटी का होता था। तो खैर चाणक्य ने राजा के सामने अपनी चोटी, अपनी तकरीम की निशानी खोल दी और कहा कि जब तक मैं तुम्हारी सल्तनत जमीन में नहीं दफन कर लेता ये चोटी खुली रहेगी। ये कहकर वो राजा के दरबार से चले गए। धननंद राजा गुस्से में आने के बावजूद उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, क्योंकि चाणक्य ब्राह्मण भी थे और मजहबी पेशवा भी थे। राजा खुद जात के ब्राह्मण नहीं, शूदर थे, जात पात में निचली सतह पर थे। तो उन्हें खतरा हुआ कि एक नामवर ब्राह्मण मजहबी रहनुमा के खिलाफ अगर एक्शन लिया तो सारे ब्राह्मण और सारे मजहबी लोग उनके खिलाफ हो सकते हैं। सो उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर चाणक्य को जाने दिया। इस वाक्य से मिलता जुलता तारीख में दोस्तों एक और किस्सा भी नकल हुआ है। वो ये कि चाणक्य राजा धननंद के मुसालम देखकर उसके खिलाफ नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने तो राजा के दरबार में मुलाजमत कर ली थी। ब्राह्मणों में दान तकसीम करना, दान देना उन्हीं का काम था। लेकिन इत्तेफाक से कभी चाणक्य और राजा की दूबदू मुलाकात नहीं हुई थी। सो एक रोज क्या हुआ कि दरबार में राजा ने चाणक्य को देख लिया। चाणक्य की रंगत भी काफी स्याही माइल थी, चेहरे के नकूश भी उस दौर के लिहाज से खुश शक्ल नहीं थे, खूबसूरत नहीं थे। फिर सामने के टूटे दांतों ने भी उनके चेहरे को थोड़ा अजीब बना दिया था। तो राजा को उन्हें देखना बहुत नागवार गुजरा। उन्होंने चाणक्य को दरबार से निकल जाने का हुक्म दे दिया। चाणक्य जो राजा धननंद की हुकूमत से पहले भी कोई खुश नहीं थे, वो दरबार से उठे और महल के बैरूनी दरवाजे की तरफ चले। लेकिन उठते हुए उन्होंने शूदर राजा के बारे में सख्त बातें की। उन्होंने बुड़बुड़ाते हुए कहा कि देखना राजा धननंद की हुकूमत खत्म हो जाएगी और ये मारा जाएगा। इससे पहले कि चाणक्य ये बातें बुड़बुड़ाने के बाद महल से निकल जाते, उनकी बातें राजा तक पहुंच गई। धननंद ने चाणक्य को गिरफ्तार करने के लिए सिपाही भेजे, लेकिन चाणक्य को दरबार ही के किसी ताकतवर शख्स ने, गालबन राजा के खानदान ही के एक नौजवान ने या जो उनका बेटा था उसने, पबातानंद ने छुपा लिया। जिसके बाद रात को किसी वक्त चाणक्य जान बचाकर महल से निकले और पाटलिपुत्र शहर में आ गए। इसके बाद वो राजा के बेटे, जिसने के गालबन में मचाया था, पताबानंद की खामोशी से तरबियत करने लगे कि वो अपने बाप का तख्ता किस तरह उल्टेगा और चाणक्य के नजरियात के मुताबिक एक नई रियासत कैसे कायम करेगा। याद रखें दोस्तों कि पतापा राजा का एक बेटा या एक वारिस जरूर था, लेकिन उसका राजा बनने की लाइन में कोई हिस्सा नहीं था। मतलब उस वक्त जैसे राजा के बहुत से वारिस होते हैं, तो ये उनमें से एक था, यही राजा बनेगा ये कंफर्म नहीं था। सो एक तो इसकी तरबियत चाणक्य ने शुरू कर दी। इसके अलावा चाणक्य की जहांदीदा नजरों ने दरबार के करीब ही एक और लड़के को भी नजरों में रखा हुआ था कि ये भी किंग मटेरियल है, बादशाह बनने की खूबियां इसमें हैं। इस लड़के को उन्होंने कुछ दूसरे बच्चों के साथ दरअसल दरबार का खेल खेलते देखा था, जिसमें लड़का राजा बना हुआ था और बाकी लड़के उसके पास मुकदमात लेकर आ रहे थे। लड़का जिस तरह मुकदमात का फैसला कर रहा था, चाणक्य इससे बहुत मुतासिर हो रहे थे। चाणक्य के इस दूसरे पॉसिबल बादशाह शागिर्द का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। चाणक्य की तरह दोस्तों चंद्रगुप्त भी हिंदुओं की एक आला नस्ल से ताल्लुक रखते थे। चाणक्य ब्राह्मण थे तो चंद्रगुप्त इसके बाद की दूसरी बड़ी जात खश्त्री की शाकिया नस्ल से थे। कहते हैं कि उनके वालिद खश्त्रियों के सरदार थे और किसी लड़ाई में मारे गए थे। उनकी मौत के चंद माह बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जन्म लिया था। वो कहाँ और कब पैदा हुए ठीक से आज किसी को नहीं इल्म। लेजेंड है कि उनकी वालदा चाहती थी कि उनका बेटा गुर्बत की जिंदगी ना जिए, उसे फाके और ताने ना झेलना पड़े। चुनाचे वो अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे को जानवरों के एक बाड़े में छोड़ आई ताकि कोई अमीर आदमी उन्हें तरस खाकर अपने घर ले जाए और पाल पोस ले। वालदा की ये कोशिश दोस्तों इत्तेफाक देखिए कि कामयाब रही। इस बाड़े का मालिक एक अमीर आदमी था। उसने चंद्रगुप्त को, नन्हे चंद्रगुप्त को बाड़े में पड़ा देखा तो रहमदिली के जज्बात से मगलूब होकर अपने घर ले गया और पालना शुरू कर दिया। जब चंद्रगुप्त कुछ बड़े हुए तो उन्हें शिकारी के हाथ बेच दिया गया। शिकारी ने उन्हें जानवर चराने पर लगा दिया, यानी चरवाहा बना दिया। गल्लाबानी के दौरान ही चंद्रगुप्त अपने साथी चरवाहों के साथ राजा और प्रजा का खेल खेलते थे और इसी दौरान उन पर कहीं चाणक्य की नजर भी पड़ गई थी।
इसी के बाद उन्होंने चंद्रगुप्त को मुंह मांगी कीमत देकर शिकारी से खरीद लिया था और अपने साथ तक्षशिला यानी टैक्सला ले आए थे। तक्षशिला में पहला शागिर्द पबाता नंद भी उनके साथ था। यहाँ दोनों की भरपूर सियासी, जंगी और मजहबी तरबियत जारी रही। चाणक्य ने उन्हें सियासत के वो दाव पेच भी भरपूर तरीके से सिखाए जो उन्होंने अपने मुशाहदे से सीखे थे। चंद्रगुप्त ने सिकंदर आजम और हिंदुस्तानी राजाओं के दरमियान जंगों की डिटेल्स का तफसील से मुशाहिदा किया था, मुताला किया था, उनके बारे में जाकर जाना था। इस तरह उन्हें दोनों तरफ की फौजों की ताकत और कमजोरियों का भी खूब अंदाजा होता था। जवान होने तक चंद्रगुप्त और पबातानंद ज़हनी और जिस्मानी तौर पर हिंदुस्तान के नए हुक्मरान बनने के लिए चाणक्य की मदद से तैयार हो चुके थे। लेकिन जाहिर है राजा के खिलाफ बगावत के लिए बहुत सी दौलत भी चाहिए थी ताकि फौज भर्ती की जा सके, उन्हें तनख्वाहें दी जा सके। तो चाणक्य के ज़हीन ज़हन ने इस सारे अरसे में दौलत जमा करने का भी एक तरीका निकाल लिया था। एक खास महारत से उन्होंने काफ़ी दौलत जमा कर ली थी। कहते हैं कि उन्होंने एक सिक्के से 8 सिक्के बनाने का कारोबार शुरू किया था, जिसके लिए लोग उन्हें अंधाधुंध पैसे जमा करवा दिया करते थे। आज हम सब जानते हैं कि ये एक बिजनेस नहीं बल्कि एक ट्रिक, एक धोखा होता है। इसी बिजनेस ट्रिक को चाणक्य ने जिंदगी के एक बड़े हिस्से में किसी तरह मैनेज किए रखा और दौलत के अंबार जमा कर ली। इस वक्त तक उनके दोनों शागिर्द जवान हो चुके थे और सिकंदर यूनानी का इंतकाल हो चुका था। सिकंदर की सल्तनत उनके जर्नैलों में बट चुकी थी। अफगानिस्तान और पंजाब का इलाका एक यूनानी कमांडर सेल्यूकस के हिस्से में आया था। पंजाब के कुछ इलाकों में यूनानी फौज के दस्ते अभी तक मौजूद थे। तो दोस्तों, ये वो मैदान था जिसमें चाणक्य की जिंदगी का वो लम्हा आया जो कि अमल का वक्त था। उन्हें दोनों शागिर्दों में से एक को चुनना था और उसको आगे बढ़ाना था। उसके हवाले एक फौज करनी थी जिसकी तनख्वाहों का बंदोबस्त वो कर चुके थे। एक राज के 2 राजा तो नहीं हो सकते। उन्होंने टेस्ट करने के लिए दोनों को एक एक कीमती पत्थरों का हार दिया जिसे दोनों ने अपने गले में लटका लिया। फिर चाणक्य ने पहले पबाता को कहा कि तुम रात में किसी वक्त जब चंद्रगुप्त सो रहा हो उसके गले से कीमती हार इस तरह उतार लाओ कि उसे पता भी न चले। पबाता ने कोशिश की लेकिन हार पर हाथ पड़ते ही चंद्रगुप्त की आंख खुल गई। इसके कुछ दिन बाद चाणक्य ने यही टास्क चंद्रगुप्त को दिया कि वो सोते में पताबा के गले से हार उतार लाए। चंद्रगुप्त मौर्य ने रात में सोते हुए पताबा का सर तलवार से उतार दिया, फिर सर समेत हार लाकर अपने उस्ताद चाणक्य को दे दिया। अब चाणक्य के लिए चॉइस आसान थी क्योंकि अब एक ही तो बाकी बचा था। उसने नंदराज और यूनानी फोर्सेस के खिलाफ चंद्रगुप्त ही को मिलिट्री कमांडर बना दिया। किंग मेकर चाणक्य की नजरों में अब चंद्रगुप्त मौर्य ही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजा बनने का अहल था। चाणक्य ने अपनी दौलत से दोस्तों एक फौज भर्ती की और चंद्रगुप्त की कमान में सबसे पहले यूनानी फौजी चौकियों पर हमले शुरू किए। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उन्होंने पंजाब से यूनानी फौज के दस्तों को मार मार कर भगा दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पंजाब के कई दूसरे राजाओं को भी जेर कर लिया और एक बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखना शुरू कर दी। लेकिन इनका सबसे बड़ा चैलेंज दोस्तों मगध की ताकतवर सल्तनत थी जिसे दफन करने का चाणक्य ने अज़म किया था, कसम खाई थी। पंजाब में कामयाबियां समेटने के बाद उन्होंने अब मगध की तरफ तवज्जो दी। मगध के राजा धननंद के पास 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। इतनी बड़ी फौज को शिकस्त देना बच्चों का खेल नहीं था। एक मौके पर शुरू की एक लड़ाई में धननंद ने तो चंद्रगुप्त और चाणक्य को शिकस्त भी दे दी थी। ताहम इस हार के बाद, शिकस्त के बाद भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी थी। चाणक्य चूंकि धननंद के दरबार से वाबस्ता रह चुके थे इसलिए उसकी कमजोरियों से भी वो खूब वाकिफ थे। उन्हें मालूम था कि वहाँ कौन कौन से लोग हैं जो राजा से नाराज हैं और उनका साथ देने को किस तरीके से तैयार हो सकते हैं। कौन से वजीर और फौजी अफसर ऐसे हैं जिन्हें अपने साथ मिलाने के लिए क्या करना होगा। उन्होंने राजा के उन तमाम मुखालफिन को दौलत और नए ओहदों के लालच देकर अपने साथ मिला लिया। यूं जब फैसला कुन जंग का मौका आया तो अंदरूनी बगावत की मदद से चंद्रगुप्त और चाणक्य को शानदार फतह मिली। राजा धननंद मारे गए। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया और मगध अंपायर की जगह मौर्यन सल्तनत की बुनियाद रख दी गई। चाणक्य की कसम पूरी हो गई थी। उन्होंने पूरे शहर के सामने छत पर खड़े होकर अपनी खुली चोटी दोबारा बांध ली, उसी शहर में जहां इसे खोला था और कसम खाई थी। चंद्रगुप्त ने मौर्य सल्तनत का दारुल हुकूमत भी पाटलिपुत्र ही को बनाए रखा। फिर चाणक्य की मुशावरत और अपनी मिलिट्री पावर से जल्द ही हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर मौर्यन अंपायर कायम हो गई।
मौर्य राजा ने सिकंदर आजम के कमांडर सेल्यूकस को भी, जिनका पंजाब पर ताबा था, उन्हें दरियाए सिंध के आसपास कई लड़ाइयों में मुसलसल शिकस्तें दी, यहाँ तक कि यूनानी हुक्मरान ने सर झुका दिया और चंद्रगुप्त मौर्य से सुलह करी। इस हार के बाद सेल्यूकस ने कंधार तक अफगानिस्तान का सारा इलाका मौर्यन एम्पायर के हवाले कर दिया। अच्छे ताल्लुकात के लिए यूनानी हुक्मरान ने अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। राजा ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी तोहफे में दिए। सेल्यूकस ने इन्हीं हिंदुस्तानी हाथियों को दूसरे यूनानी कमांडर्स के खिलाफ जंगों में खूब इस्तेमाल किया और फतह हासिल की। ये सारी कहानी दोस्तों आप देखो सुनो जानू की इस वीडियो में तफसील से जान चुके हैं। दोस्तों, किंग मेकर चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त 320 BCE में पाटलिपुत्र से हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर हुक्मरान बन गए थे। उनके राजा बनने से हिमालय के साए तले बसने वाली तहजीब का एक नया सुनहरी दौर शुरू होता है। मौर्यन एम्पायर ने आने वाले दौर में मौजूदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों पर हुकूमत की। मालूम तारीख में ये पहली बार हो रहा था कि हिंदुस्तान के ज्यादातर इलाके एक ही हुकूमत के मातहत थे। चंद्रगुप्त की मौर्य सल्तनत का पूरा इंतजाम चाणक्य ही ने तैयार किया था। यह ऐसा निजाम था जिसमें राजा हर वक्त आवाम की खिदमत के लिए हाजिर रहता था। यहाँ तक कि थकन उतारने के लिए जब वो मालिश करवा रहा होता था तब भी साइलिन पेश होकर अपनी बात कह सकते थे और बादशाह सुनता था, हुक्मरान सुनता था। वज़रा की पूरी काबीना और 15 महकमे चाणक्य ही के मुशावरत से कायम किए गए थे। सूबों के गवर्नर से लेकर देहात तक हुकूमती निज़ाम मौजूद था। गाँव के सिस्टम को ग्राम सभा कहा जाता था। ये मुजरमों को सजाएं दे सकता था। अपने इलाके में सड़कों, पुलों, तालाबों और तफरीह का इंतजाम भी इसी ने करना होता था। यानी ग्रास रूट लेवल तक इख्तियारात दे दिए गए थे। इसके नीचे गांव का मुंतजिम होता था जिसे कि ग्रासक कहा जाता था। इसके अलावा शहरों में पुलिस का महकमा अलग से मौजूद था। चंद्रगुप्त की फौज की तादाद भी काफी थी। एक मौके पर तो कहा जाता है कि 6 लाख तक थी। ज़ाहिर तारीखी तौर पर यह बात मुबालगा आराई लगती है, इतनी ज्यादा उस दौर में फौज मुमकिन नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की फौज बहरहाल जितनी भी थी इतनी बड़ी जरूर थी कि इससे पहले की तारीख में किसी हिंदुस्तानी राजा के पास इतनी बड़ी फौज नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य अपने उस्ताद चाणक्य के नजरियात के एक जगह पर खिलाफ थे कि वो सख्त सजाओं के कायल थे। उन्होंने छोटे छोटे जराइम के लिए भी सजाए मौत रख छोड़ी थी, जिसकी वजह से लोगों में खौफ का आलम रहता था। लेकिन आप जानते हैं कि पूरी इंसानी तारीख गवाह है कि सख्त सजाओं का खौफ जराइम को कम नहीं करता, बल्कि इंसाफ और अच्छा मुआशी निज़ाम है जो दरअसल जराइम को कम करने में मदद देता है, ना कि सख्त सजाएं। तो मौर्यन एम्पायर ने चाणक्य के मशवरे से दोस्तों जो और काम किए उनमें अवामी फलाह के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे। चाणक्य का ख्याल था कि बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू करने चाहिए ताकि अवाम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मसरूफ़ हों और उनके लिए आसानियाँ पैदा हों और उन्हें महसूस हो कि राजा काम कर रहा है। इनमें एक प्रोजेक्ट पाटलिपुत्र से पेशावर तक 1200 मील यानी तकरीबन 1900 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर थी। इस सड़क को बिछाने से हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों का भी आपस में और पेशावर तक राब्ता कायम हो गया था। पेशावर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से तिजारत का अहम तरीन रास्ता भी था, इसलिए सड़क की तामीर से हिंदुस्तानी तिजारत को भी बहुत फायदा हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने तकरीबन 22 बरस 22 ईयर्स हुकूमत की। वो 320 BCE से 298 BCE तक हुक्मरान रहे। फिर उन्होंने अपने बेटे बंदुसार को हुकूमत दे दी और खुद जैन मत के साधु बनकर जनूबी हिंदुस्तान में साउथ इंडिया में मैसूर की तरफ चले गए और फिर वहीं किसी नामालूम मुकाम पर जैन मत अकीदे के मुताबिक फाका करके जान दे दी। चंद्रगुप्त की जिंदगी में चाणक्य मौर्य सल्तनत के सबसे ताकतवर शख्स समझे जाते थे। हत्ता कि चंद्रगुप्त भी उनके सामने हाथ बांध कर अदब से खड़े होते थे, लेकिन इतनी ताकत और असर और रसूख रखते हुए भी चाणक्य ने अपनी सादा जिंदगी नहीं छोड़ी। वो तमाम उम्र एक कुटिया में रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी मशहूर ज़माना किताब या अपनी तसनीफ या अपनी तहरीर अर्थशास्त्र तरतीब दी। दुनिया की तारीख में किसी रियासत के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता, मुकम्मल सिस्टम लिखने की ये गालबन पहली कोशिश थी। अर्थशास्त्र का मतलब ही ये है कि रिसोर्सेज जमा करने की साइंस क्या है, दौलत की साइंस। संस्कृत में अर्थ का मतलब वसाइल, दौलत, शास्त्र मतलब मैनुअल, तरीका, साइंस। अर्थशास्त्र 15 किताबों, 15 बुक्स और 180 चैप्टर्स पर मुश्तमिल एक किताब है जिसमें अवाम और रियासत का ताल्लुक बहुत ज्यादा डिटेल से डिस्कस किया गया है। अर्थशास्त्र में चाणक्य लिखते हैं कि अवाम के बगैर मुल्क हो ही नहीं सकता और मुल्क के बगैर राजा नहीं हो सकता। लिहाजा राजा को अपने ख्याल से ज्यादा प्रजा का, अवाम का ख्याल रखना चाहिए।
وہ بتاتے ہیں کہ راجا کے حکم کے آگے وید اور دھرم شاستر مذہبی ہدایات کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ راجا کو اپنی ریاست پر منڈلاتے خطرات کو پہلے سے دیکھنا چاہیے اور پہلے سے سٹیپس لینا شروع کر دینے چاہیے۔ راجا کو سیاسی اور فوجی لحاظ سے مکمل ٹریننگ ہونی چاہیے، اسے تربیت یافتہ جنگجو اور سیاسی مٹیریل ہونا چاہیے۔ جذباتی انسان راجا نہیں بن سکتا، جسے غصے پر قابو نہیں وہ ناکام راجا ہے۔ جو کمزور ہے وہ راجا ہے ہی نہیں، جو دانشور نہیں وہ بھی راجا نہیں، جسے عشق کی بیماری ہو وہ بھی راجا نہیں، جو اپنے لوگوں کو امیر نہیں بنا سکتا وہ کاہے کا راجا ہوا۔ بادشاہ کو کسی خاص مذہب کو سامنے رکھے بغیر سب سے انصاف کرنا چاہیے۔ چانکیہ سخت سزاؤں کے حق میں نہیں تھے، اگرچہ آپ جان چکے کہ چندرگپت موریہ سخت سزائیں دیا کرتے تھے، لیکن چانکیہ نرم سزائیں دینے کے قائل تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ راجا کو اپنے لوگوں کی طرف رحم دلانا چہرہ رکھنا چاہیے۔ ریاست کے ہر شعبے کے متعلق بھی دوستو ارتھ شاسترا میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہدایات موجود ہیں۔ ان میں لکھا ہے کہ راجا کو ہر وقت قابل لوگوں کی تلاش جاری رکھنی چاہیے، اپنے ریاست میں اسے ڈھونڈنا چاہیے کہ قابل لوگ کون ہیں اور ان کو وزیر بنا کر اپنے دربار میں جمع کرنا چاہیے۔ ہر وزیر کے ماتحت وہ کہتے ہیں کہ ایک پورا محکمہ ہونا چاہیے جس کی کہ وہ نگرانی کیا کرے اور اس کے متعلق بادشاہ کو مسلسل جواب دہ ہو۔ 7 محکمے 7 ڈپارٹمنٹس ان کی نظر میں ہر ریاست کے پاس تو لازمی ہونے چاہیے۔ ایک وزیر اعظم کا، فوج کے سالار کا محکمہ یعنی سیناپتی، پھر انٹیلیجنس چیف ایک ہونا چاہیے، ایک انچارج خزانہ ہونا چاہیے، پھر ایک چیف جسٹس ہونا چاہیے، انصاف کا وزیر ہونا چاہیے، پھر ایک چیف پروہت یعنی ایک مذہبی وزیر ہونا چاہیے، اور ایک وزیر تعمیرات بھی ہونا چاہیے، کنسٹرکشن کا۔ یہ محکمے کیا کیا کام کریں گے اور کیسے کام کریں گے، ان کی ترتیب کیا ہوگی، اس پر بھی چانکیہ نے بہت زیادہ ارتھ شاستر میں لکھا ہے۔ جیسے کہ خزانے کے محکمے کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ راجا کی آمدنی کا 1/4 1/4 حصہ ملازمین کی تنخواہوں کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ ان کا ماننا تھا کہ وزراء اور افسروں کے مسلسل تبادلے ہوتے رہنے چاہیے تاکہ کوئی اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ کبھی نہ اٹھا سکے اور ایک جگہ پر اپنی مونوپلی قائم نہ کر سکے۔ وہ لکھتے ہیں کہ راجا کو انٹیلیجنس کا ایسا نظام رکھنا چاہیے کہ اسے دشمنوں ہی کی نہیں بلکہ دوستوں کی، اتحادیوں کی اور اپنے خاندان کے لوگوں کی بھی پوری خبریں ملنی چاہیے۔ راجا کے پاس چانکیہ کے مطابق کرائے کے قاتلوں کا پورا انتظام ہونا چاہیے تاکہ کسی دشمن ریاست سے اگر جنگ کی نوبت آئے تو صرف اس کے راجا کو کرائے کے قاتل بھیج کر مروا دیا جائے اور یہ جنگ باقاعدہ نہ لڑنی پڑے۔ جاسوسوں اور فوجیوں کی تربیت پر تفصیل سے لکھنے کے بعد چانکیہ ہاتھیوں کی ملٹری ٹریننگ، جنگی تربیت کے متعلق بھی بہت ہدایات دیتے ہیں۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ راجا کو اپنے علاقے میں باغیوں پر گہری نظر رکھنی چاہیے۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ راجا کو چاہیے کہ باغیوں کو پیار سے تحفے تحائف دے کر ساتھ ملانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ بغاوت چھوڑ دیں اور راجا کے تحفے تحائف قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان میں سے کچھ کو ساتھ ملا کر باقی گروپ کو کمزور کر دیا جائے، اور اب جو ساتھ مل گئے ہیں ان کے ساتھ مل کر جو ساتھ نہیں ملے انہیں بری طرح کچل کر رکھ دیا جانا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی راجا کے پاس چوائس ہو کہ ایک طرف ایک کمزور لیکن انصاف پسند راجا ہو، اس سے جنگ کرنا ہے، اور دوسری طرف ایک طاقتور لیکن ظالم راجا ہے یا اس سے جنگ کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو طاقتور اور ظالم راجا ہے اس سے لڑائی مول لے لینی چاہیے، کیونکہ انصاف پسند راجا ظاہری طور پر جتنا بھی کمزور لگ رہا ہے اس کے لوگ مصیبت میں اس کی مدد کو آ جائیں گے، پھر یہ لوگ اس بظاہر کمزور راجا کی موت تک اس کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے۔ چانکیہ نے لکھا ہے کہ راجا کو اپنی زندگی میں ہی اپنے کسی بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر کے اعلان کر دینا چاہیے اور اسے حکومت سنبھالنے کی پوری ٹریننگ دے دینی چاہیے۔ جب راجا کا انتقال ہو جائے تو چانکیہ لکھتے ہیں کہ راجا کی موت کو خفیہ رکھنا چاہیے، اس وقت تک خفیہ رکھنا چاہیے جب تک کہ راجا کا جانشین حالات کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں نہیں لے لیتا۔ دوستو، چانکیہ ایک مذہبی رہنما تھے اور مذہب پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ وہ جین مت کے پیروکار تھے اور اس مذہب میں آپ جانتے ہیں کہ ذات پات کا وہی نظام ہے جو ہندو مذہب میں ہے۔ چانکیہ بھی اپنے مذہب کے مطابق ذات پات یعنی برہمن، کھشتری، ویش اور شودر جو کہ ہندوؤں کی ذاتیں ہیں انہیں مانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ برہمن اور کھشتری اعلیٰ ذاتیں ہیں جبکہ شودر اور دیگر ذاتیں کمتر انسانوں پر مشتمل ہیں، یہ ذرا نچلے درجے کے انسان ہیں، ایسا چانکیہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے ارتھ شاسترا میں چاروں ذاتوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے ذمے لگائے گئے کاموں کو بہترین طریقے سے انجام دیں۔ ساتھ ہی انہوں نے راجا کی بھی ڈیوٹی لگائی کہ وہ عوام سے مذہب کے اصولوں پر سختی سے عمل کروائے۔ وہ کسی بھی ایسے شخص کو راجا بنانے کے خلاف تھے جو مذہب پر عمل نہ کرتا ہو۔ ارتھ شاسترا میں خواتین کو کچھ شرائط کے ساتھ والد اور شوہر کی جائیداد میں حصے دار بھی بنایا گیا ہے۔
चाणक्य बेवा को दूसरी शादी की इजाजत भी देते हैं, जबकि मियाँ बीवी में नाचाकी लड़ाई की सूरत में कहते हैं कि इन्हें अलग हो जाना चाहिए, तलाक ले लेनी चाहिए। आपके जहन में दोस्तों रहना चाहिए कि उस दौर में यानी आज से 23-2400 बरस पहले 2400 years बैक बेवा खवातीन के दोबारा शादी करने या तलाक वगैरह को बुरा समझा जाता था, लेकिन चाणक्य ने स्टेट क्राफ्ट में इसे जायज करार दिया है। चाणक्य मर्दों के मुकाबले में औरतों के लिए सजाएं भी आधी तजवीज करते हैं। किंग मेकर चाणक्य अपने किंग चंद्रगुप्त मौर्य से कुछ साल बाद 282 BCE में पाटलिपुत्र में इंतकाल कर गए। आज उन्हें हिंदुस्तान में बड़ा दर्जा हासिल है। हिंदुस्तानी उन्हें जदीद स्टेट क्राफ्ट का बानी समझते हैं। उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए नई दिल्ली में चाणक्यपुरी के नाम से एक पूरा इलाका मखसूस है। ये दिल्ली का वो हिस्सा है जिसमें गैर मुल्की सफारत खाने हैं, फॉरेन एम्बेसीज के ऑफिस हैं। दोस्तों, चाणक्य की फिलॉसफी पर आज के मॉडर्न दौर में बहुत से एतराज़ात उठते हैं जो कि दुरुस्त भी हैं। बुनियादी तौर पर जिस बात की मुखालफत की जाती है वो ये है कि चाणक्य ने अपनी फिलॉसफी में सारी तवज्जो इस एक मकसद को हासिल करने पर रखी है कि रियासत में स्टेबिलिटी कैसे पैदा की जाए, मरकजियत, सेंटर को ताकतवर कैसे बनाया जाए। ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए वो जो बेरहमी और रुथलेस तरीके तजवीज करते हैं, इससे फिलोसोफर, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर्स इत्तेफाक नहीं करते। यही उन पर बड़ी तनकीद है कि जुल्म के तरीकों से अमन नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा उन पर यह भी एतराज है कि चाणक्य जेंडर बायस थे। वो अर्थशास्त्र में औरतों को चालबाज और मक्कार और शातिर के रूप में पेश करते हैं। उन पर यह भी एतराज है कि उनकी फिलॉसफी में आम आदमी के साथ इंसाफ से ज्यादा इस बात पर तवज्जो दी गई है कि हुक्मरान, बादशाह, राजा अपनी ताकत कैसे बरकरार रख सकता है। शायद ये भी मैकावली की तरह यही समझते थे कि अगर रियासत ताकतवर हो गई तो आम आदमी के लिए बेहतर जिंदगी का चांस होगा, लेकिन अगर रोजाना हुकूमतें बदलती रहें, हमले होते रहें, एक राजा की जगह दूसरा हर कुछ देर बाद आता रहे, तो आम आदमी की जिंदगी के बेहतर होने का कोई चांस है ही नहीं। आप जानते हैं दोस्तों कि चाणक्य से 1700 साल बाद, आफ्टर 1700 years, मैकावली भी कुछ ऐसे ही फिलॉसफी अपनी किताब दी प्रिंस में पेश कर चुके हैं। इस पर भी ठीक ठीक यही एतराज़ात उठते हैं जो कि चाणक्य की अर्थशास्त्र पर अब उठते हैं। ये दोनों किताबें अक्सर सियासी बहस का मौजू बनती रहती हैं। अगर आप चाहें तो हमने मैकावली और उनकी किताब दी प्रिंस की कहानी भी बना रखी है, जो कि आप यहाँ जान सकते हैं। यहाँ आप देखिए तारीख की और अजीम किताबें कौन सी हैं जिनकी समरी आपको जाननी चाहिए, और यहाँ देखिए कि ये मुस्लिम कोल्ड वॉर क्या थी।